बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं मेहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। वीकेंड का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ, रात भर बारिश होती रही लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में। तो सबसे पहले आपको अच्छी खबर देते हैं, बड़ी खबर देते हैं जो इस वक्त दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करने के बाद वतन वापस पहुंच गए और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर उनका तारीखी और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी हीरो अरशद नदीम ने इज़्ज़त अफजाई पर कौम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करते हैं। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज़्ज़त दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सहूलियात फराहम की गई। यूथ फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की थी। अब आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूँगा। लाहौर से अबाई गाँव मियाँ चन्नू पहुँचने पर कौमी हीरो का धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। अहले खाना और रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। अहले इलाका ने फ़ख्र पाकिस्तान को वालेहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। बारिश के बावजूद कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मद्दाहों की जानिब से फूलों की पत्तियाँ और नोट निछावर किए गए। घोड़ों के रक्स और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। घर पहुँचने पर वालिदा ने अरशद नदीम को गले लगाया तो वह आपदीदा हो गए और फरते जज्बात में वालिदा को बाजुओं में उठा लिया। अरशद नदीम के रिकॉर्ड साज कारकर्दगी पर सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा इम्तियाज़ देने की हिदायत कर दी गई है। जी बिल्कुल, और ये विजुअल्स उस वक्त के आप सुनो न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जब अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंचे और वहां से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ अपने घर का, मियाँ चन्नू, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। शहरबानो, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी ये विजुअल्स देखकर, ये वीडियोस देखकर। जैसे जैसे टीवी चैनल्स, क्योंकि आपको पता है लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग जितने खुश नज़र आ रहे थे। बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को मैंने इतना खुश देखा है जी। पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी चाहिए थी, खुशखबरी चाहिए थी, एग्जैक्टली। और एक और बात जो हम लोग सोच रहे थे और कहीं पे ये डिस्कशन भी चल रही थी, और वो ये कि ये कौम खुश होना चाहती है, ये एंजॉय करना चाहती है, ये अपने हीरोज को, अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहती है। प्यार करने वाली कौम है। अनफॉर्चुनेटली वो मौके ही नहीं दिए जाते, कोई फेस्टिवल उस तरह से बाकी नहीं रह जाते कि जहाँ पर जाकर लोग इस तरह से खुशी मना सके। बहरहाल बड़ी खुशी हुई जी। और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरशद नदीम और उनके अहले खाना को अब उम्रा कराने का जो है वो ऐलान किया है। और हुकूमत की जानिब से मियाँ चन्नू की जो तहसील अस्पताल है उसका नाम भी अब अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दिया गया है। जबकि जश्न आज़ादी की मुनासिबत से अरशद नदीम की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया गया है। अच्छा, ये जो विजुअल्स अब हम दिखा रहे हैं, ये हॉकी के बिल्कुल 1984 में पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था और ये 11 अगस्त को ही जीता था। 11 अगस्त को अरशद अपने घर पहुंचे जी, गोल्ड मेडल जीत के ओलंपिक्स के बाद। और 11 अगस्त को पाकिस्तान ने 40 साल पहले, जी बिल्कुल आज ही के दिन, मतलब कल के दिन पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। ये हॉकी की पूरी टीम ने, मतलब इंडिविजुअल कोई नहीं था, पूरी टीम को जीतने। अच्छा शहरबानो, जब अरशद नदीम ने ये कामयाब थ्रो की ना 92.97 की, तो आपको पता है कि एक हमारी मीम फौज है जो मीम्स बनाती है और वो बड़े शानदार मीम्स बनाती है। अच्छा, उस मीम के दौरान ये वाली बातें तो चल रही थी, फैक्ट्स तो वो बता ही रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी 1984 में हम गोल्ड मेडल जीते थे, सेम तारीख थी, सेम महीना था। लेकिन साथ ही साथ किसी ने बोला कि ये कौन है जिसने ये कहा है जी कि अरशद ने 92 मीटर की थ्रो करके 92 का वर्ल्ड कप याद करा दिया। ओह वेरी नाइस। मुझे ये लगा जब 92.97 उन्होंने वो किलोमीटर्स में फेंका ना, तो मुझे लगा यार 92 का जो हिस्सा है ना, वो हमारे साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ है, हमारा लकी नंबर है 92। तो 92 जो है भाई, अब उसने कमाल कर दिया है। ये जो मायूस कौम थी ना, इसको एक खुशी की लहर दे दी है। लोगों का वालेहाना वहाँ पर आना, इस्तकबाल करना, अरशद के नाम के नारे लगाना। जैसे कि अगर बात की लाहौर की, तो रात के टाइम पे उनकी फ्लाइट थी, लेट नाइट, तकरीबन पहुंचे लाहौर में। उस टाइम भी इतना रश था लाहौर एयरपोर्ट पर, एग्जैक्टली। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त इंतजाम से बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज किया गया, संभाला गया। एक और चीज़ भी है कि अरशद को जिस तरह से वेलकम किया है ना हमारी पाकिस्तानी कौम ने, मुझे लगता है जो बाकी दीगर स्पोर्ट्समैन हैं, बाकी स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक है, उनको भी करना, वो देखकर ऐसे विजुअल्स को यकीनन एक पॉजिटिव मैसेज इससे लेंगे और ये कि यार हम भी अच्छा परफॉर्म करें ताकि हम लोगों को भी ऐसे सेलिब्रेट किया जाए। ये तो रियलिटी है ना, कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ऐसे ही वेलकम किया जाएगा। अरशद को अगर बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले ही अरशद के बारे में लोगों को पता चला। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको जेवलिन थ्रो का ही बहुत अरशद की वजह से ही पता चला। ऐसा ही है ना? नहीं, ऑलमोस्ट सबको, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो जेवलिन थ्रो का अंटिल और अनलेस को कोई ओलंपिक्स को बहुत फॉलो करता है या बहुत ज्यादा शौक रखता है, उसके अलावा बाकी सबको अरशद की वजह से बिल्कुल पाकिस्तान में जेवलिन के बारे में पता चला। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, मुवाजना देख रही थी अजीम,
तो सोशल मीडिया पर जब गोल्ड मेडल जीतने से पहले उनके फॉलोअर्स 92K समथिंग थे, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिलियन हो उनके मिलियन के करीब पहुंच गए हैं, अच्छा। 700K के करीब पहुंच चुके हैं। चलें जी, हमारी दुआएं अर्शद नदीम के साथ है जी। इसी तरह से कामयाबी जो है वो आप हासिल करते रहें, कामयाबी समेटते रहें, पाकिस्तानियों को खुशियां देते रहें जी। और अब मौसम की बात कर लेते हैं तो जी, मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया और मौसम खुशगवार हो गया है। कराची में भी सुरमई बादलों के डेरे हैं। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इसके साथ साथ मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और सैलाबी सूरत हाल है। तो ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा इस वक्त हम बात कर लेते जी। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, ये बताएं कि कितने दिन तक ये स्पेल जो है इसी तरह से जारी रहेगा? जी, ये स्पेल, इसकी जो एडवाइजरी आपको याद हो तो आज तक थी 12 तक, लेकिन आगे भी जाहिर है जारी रहेगा। मानसून हवाएं अभी मुसलसल दाखिल हो रही हैं और पंजाब भर में अभी अगले 1 या 2 दिन जो है खासकर ये स्पेल तो आज शाम तक, फिर 13 और 14 को थोड़ा सा कमज़ोर होंगी मानसून हवाएं। मतलब उतना बहुत शिद्दत का स्पेल नहीं है, लेकिन 15 से 14 की रात से या 15 अगस्त से फिर ऑनवर्ड दोबारा से एक तेज़ स्पेल है। उसमें पंजाब भर में अच्छी बारिशें हैं उसके नतीजे में, और केपी के बेशतर इलाकों में और सिंध में भी 14 की रात से या 15 से फिर इम्कान है कि कुछ खासकर ईस्टर्न और सेंट्रल सिंध में कि वहाँ पर निस्बतन तेज़ कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ शिद्दत की बारिश हो जाए। इसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, सांगड़ और खैरपुर और ऊपर सक्खर, गोटकी वगैरह इन इलाकों में। और ये जाहिर है अगले 4-5 दिन तक चलेगा। फिर वो जो स्पेल जिसे मैं कह रहा हूँ कि 1 आध दिन के वक्फे, यानी चलती तो रहेगी बारिश, लेकिन ये कि उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी। और 14 तारीख की रात से या 15 से फिर जो अगला स्पेल शुरू होगा तो वो चलेगा 18 से 20 तक, 20 अगस्त तक इसी तरह से। सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से मौसम में आती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं पूरी दुनिया में, तो ये बताइएगा क्या इस बार मानसून का स्पेल प्रोलॉन्ग करेगा? कुछ अनयूजुअल दिखने को मिलेगा? देखिए, प्रोलॉन्ग करने के बारे में तो अभी नहीं कह सकते। यूजुअली तो आपको पता है कि 15 से 17 सितंबर तक हमारे यहाँ से मानसून हवाएं अमूमन विदड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में के आसपास अगर कोई लो प्रेशर एरिया, कोई डिप्रेशन डेवलप हो जाए बंगाल में भी या इधर अरेबियन सी में भी, तो फिर इम्कान होता है कि सितंबर के एंड तक चला जाता है मानसून। तो अब देखिए, वो जो आके सितंबर में ही पता चलेगा कि प्रोलॉन्ग कितना करता है। लेकिन यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि 15 या 18 सितंबर तक की अमूमन रहती है मानसून हवाएं, उसके बाद उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अच्छा सरदार साहब, बालाई इलाकों का मौसम कैसा रहने वाला है? किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा खदशा है और सयाहों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें यानी ये वीकेंड तो ख़त्म हो गया, उस तक तो अच्छा तेज़ स्पेल चल रहा था। अभी 1-2 दिन उसमें मतलब ये कि कोई बहुत शिद्दत नहीं है स्पेल में, लेकिन आगे चलकर जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड फिर एक तरह से तेज़ शिद्दत की उसकी हवाएं इंटेंसिटी की दाखिल होंगी। तो उसमें शुमाली इलाकों में तो आपको पता है कि तेज़ स्पेल बारिश का यानी चले तो फिर 50-60 मिलीमीटर, 70-80 मिलीमीटर बारिश अगर पहाड़ी इलाकों में किसी जगह पे कंसंट्रेटेड यानी लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो सकती है, उसमें फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। तो अगले वीकेंड पे तेज़ बारिशें हैं सिंध में भी और इसी तरह से ऊपर भी। तो जाहिर है कि वीकेंड पे लोग ज़्यादा जाते हैं उसमें सियाती मकामात पर, तो उनको फिर फोरकास्ट एडवाइजरी देखकर अपना प्लान करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस हवाले से बता रहे थे जी। तो सिंध में बारिशें मुतवक्के हैं, इसके अलावा बालाई इलाकों में बिलखसूस बारिशें मुतवक्के हैं और एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई रेन स्पेल हैवी हो जाता है तो उस दौरान फिर आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड जो है हमारी, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात भी मौजूद होते हैं। तो वो लोग जो इन दिनों में कोई ट्रिप प्लान करते हैं या वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल करना पड़ेगा। ओवरऑल 15 अगस्त से बताया जा रहा है कि ठंडी हवाओं के दाखिल होने की नवीद सुनाई जा रही है और साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो 15 अगस्त से दोबारा एक नया स्पेल जो है वो एंटर हो सकता है। तो हमारे मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम तो अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, इंतजामात कैसे हैं। तो कराची से नाज़िश हियास ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि इस्लामाबाद से फला रबानी और लाहौर से हमारे साथ होंगी दुआ शकील। तो रुख करते हैं कराची का। सबसे पहले नाज़िश, ये बताइएगा कि बारिश अगर हो जाती है तो इंतजामात किए हुए हैं कराची में? अगर हो जाती है तो कराची में, असल में कराची बहुत ही अनडेवलप्ड
डेवलप सिटी है। ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो आप मेरी बात से समझ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इमारतें बना दी गई हैं नालों पर, और उसके बाद जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो SBCA और जो दीगर इदारे हैं वो इमारत बनने के बाद तो फिर नोटिस लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिस वक्त बन रही होती है उस वक्त कोई नहीं आता। कराची के जो बेशतर नाले हैं, तकरीबन कोई 450 के करीब नाले हैं, जिनमें से बेशतर जो हैं वो छोटे नाले भी हैं। और अगर कराची की जब बारिश होती है ना कराची में, और इन्हीं नालों पे जो इमारतें कायम कर दी गई हैं, तो निकासी जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कें जो हैं ऑलमोस्ट तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। अगर मैं बात करूँ कराची के कुछ मखसूस इलाकों की, तो ओल्ड सिटी एरिया बहुत ज़्यादा इस मामले में नज़र आएगा आपको। इवन के वहाँ पे ओल्ड कीमसी बिल्डिंग भी है जहाँ पे मेयर कराची बैठते हैं। ओल्ड सिटी एरिया के ही एक हिस्से में, यानी साउथ के ही जोन में आप CM हाउस भी है, गवर्नर हाउस भी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद गवर्नर हाउस की सड़क साफ़ कर दी जाएगी, CM हाउस की सड़क साफ़ कर दी जाएगी, लेकिन KMC बिल्डिंग जहाँ पे मेयर बैठता है वो पानी में डूबी रहेगी। और मेयर कराची शहर में जगह जगह घूम के ये दावे करेंगे कि पानी कहाँ खड़ा है, पानी तो है ही नहीं। भाई अगर आप अपने कराची का ज़्यादातर हिस्सा कंटोनमेंट के पास है, कंटोनमेंट के जो एरियाज़ हैं वो क्लीन हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो कंटोनमेंट के एरिया में खड़े होकर दावा करना कि कराची साफ़ है, ये कोई दावा नहीं होता। आपको अपने एरियाज़ जो हैं वहाँ से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड सिटी एरिया में लाइट हाउस का एरिया है, खारादर का इलाका है, इसके अलावा जो सदर के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। और ये कराची के तिजारती हब हैं, जब यहाँ पे पानी खड़ा होता है ना तो पूरा कराची मुतासिर हो रहा होता है। एट दैट टाइम आपको सिंध गवर्नमेंट के दावे वादे बड़े दिखाई देंगे। हमें जून के मिड से जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के और इंतज़ामिया के दावे हमें बहुत सुनने को मिल रहे थे कि नाले साफ़ हो रहे हैं, नाले साफ़ हो गए हैं, जो है वो बारिश हो गई तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। शुक्र है अल्लाह का कि कराची में वो बारिश नहीं हुई जो पिछले अदवारों में हुई है, इसलिए कराची में अभी पानी की वो सूरत हाल नहीं नज़र आती। लेकिन अगर मानसून का एक और स्पेल आ रहा है और वो स्पेल आपका जो है क्लाउड बर्स्ट भी ले आया, तो फिर कराची जो है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो सकता है अर्बन फ्लडिंग का शिकार। नाज़िश अयाज, आप साथ ही रहिएगा, और आपने कराची की सूरत हाल से आगाह किया, तो अब लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। वहाँ से दुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताइएगा, लाहौर में कैसे इंतजाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम तो कदरे बेहतर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मूसलाधार बारिश जो थी वो जारी रही थी, जिसकी वजह से लाहौर शहर का मौसम कल तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से लग ही नहीं रहा था कि अगस्त के महीने में लाहौर का मौसम भी इस तरह का हो सकता है। तो गुज़िश्ता रात तो मौसम अच्छा था, और आज सुबह सवेरे भी हमने देखा कि मुतादिद इलाकों में जो है बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। अभी भी मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हब्स की शिद्दत की वजह से जो है अभी हवा में जो नमी का तनासुब है तकरीबन 75% तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से फील लाइक जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह आपने इंतजामात का पूछा अजीम, तो कल हमने देखा कि जिस तरह बारिश हुई थी, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई थी जितने हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बारिश हुई थी। तो ताजपुरा के इलाके और लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी गुज़िश्ता रोज़ में, और हमने देखा कि इंतज़ामिया खड़ी भी तो थी लेकिन नाकाम नज़र आ रही थी कि पानी निकालने में। ताजपुरा के इलाके में उनकी गलियों के अंदर पानी इतना ज़्यादा जो है वो जमा हुआ था, जिसकी वजह से शहरी जो है वो घरों में महदूद रहने पर जो थे वो मजबूर थे, और कारोबार जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा था, और ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थी। तो इंतज़ामात की अगर बात करें तो वैसे तो अप टू वेल नहीं थे इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। और मौसम तो ओवरऑल अच्छा है, जश्न आज़ादी का महीना है, वैसे ही जश्न आज़ादी का दिन भी करीब आ रहा है, तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वैसे ही पाकिस्तान में मौसम जो है खुशगवार हुआ है। और जिस तरह आपने बात की, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम इसी तरह रहने, आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अच्छा नज़र आ रहा है। और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि 15 अगस्त से एक और स्पेल जो है वो दाखिल होगा। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, फ़रा रबानी हमारे साथ मौजूद है। फ़रा, NDMA ने इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आई? इस्लामाबाद की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो बारिश हुई है वो काफ़ी शदीद बारिश थी, काफ़ी तेज़ बारिश रही है और काफ़ी देर जारी रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात खासे कम रिपोर्ट होते हैं कि कहीं पानी आ जाए, कहीं पानी जमा हो जाए, क्योंकि कुछ नक्कासी का सिस्टम ऐसा है कि इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जो ज़िले इंतज़ामिया है, लेकिन पिंडी में तो बहुत पानी जमा होता है, इस्लामाबाद में नहीं होता, पिंडी में बहुत।
जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो यही होता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद, अब अगर नाला लई की बात की जाए तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो नाले बनते हैं या जो ऐसी जगह बनती हैं वहाँ पर पानी खड़ा होता है, लेकिन शुक्र ये है कि वो जैसे ही बारिश थमती है या बारिश हल्की होती है तो वो पानी आहिस्ता 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 निकलना शुरू हो जाता है। वो उस तरह जमा नहीं होता और प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है थोड़ी देर तो उसमें जो बाइक वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, उनको गुजरने में खासी मुश्किलात आती हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा जो है रास्ता बंद हो जाता है, उससे थोड़ी मुश्किलात आती हैं। ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने जैसे अभी भी अलर्ट जारी किया है कि तुग़यानी आने का खदशा है, तो यही जो हिदायत दी जाती हैं कि जो नाले के करीब घर हैं वो ज़रा एहतियात रखें। जैसे इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स हैं उनके पास नाले मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि जब बारिश होती है ज़्यादा तो पानी वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, उस पानी को निकलने में थोड़ा टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फराह रुबानी। दुआ शकीर नाज़िर शहयाज हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का मौसम अभी कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, इस हवाले से हमने इन डिटेल बात की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की हालात की। तो एक बार फिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर नून लीग पीपल्स पार्टी का पारा हाई दिखाई दे रहा है और अदलिया के फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में इल्ज़ाम लगाया कि चंद जजेस ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया को सियासी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें टॉफ़ियों की तरह बांट दी और एक मरी हुई जमात को जिंदा करके उसे सियासी फ़ायदा पहुँचाया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज से खबरदार किया और फैसलों में रुकावट डालने वालों को अहम पैगाम दिया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि एक फैसले पर काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद अमल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करना आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत अमल करना होगा। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं जी। हमारे साथ सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब जब हुकूमती जो वज़रा हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनकी जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उनको देखें और फिर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी जो तकरीर की गई वो भी सामने है, तो आपको क्या लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो पाएगा? देखें, मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपने तय फंसा ली हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने पहले क्वेश्चन उठाया सही, और गवर्नमेंट ने इसमें होशियारी ये की है कि खुद तो कानून नहीं बनवाया, यानी फेडरल कैबिनेट से अप्रूव कराते और काबीना के वुज़रा इस बिल को पेश करते तो तौहीन अदालत का एक खदशा तो मौजूद है सही कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई आपने क्यों हमारे फैसले के खिलाफ इस तरह का काम किया, या तो आप आईनी तरमीम करते या कुछ करते। तो गवर्नमेंट के ही एक रुकन ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उसको कानून की सूरत अब मिल चुकी है। तो पहली तो ये थी कि बराह रास्त नए आने वाले चीफ जस्टिस जो 25 अक्टूबर से 3 साल कुछ महीने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे बराह रास्त माजराई भी ना हो और मैसेज ये जाए कि हमें दुख है इस फैसले पे और इसलिए ये एक तरीकाकार अपनाया गया। अब वो चीफ जस्टिस आने वाले जो सीनियर तरीन जज भी हैं वो 2 दिनों में एक फैसले की सूरत में और एक तकरीब की सूरत में आके उस पर बात कर चुके हैं। तो उससे इस बहस ने ज्यादा जन्म लिया है कि बजाय मौजूद जज साहब इस तरह की गुफ्तगू करते, या तो वो तफसीली फैसला इशू कर देते और फिर उसके साथ नजरसानी की अपील भी आ जाती। तो वो भी उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तफसीली फैसला भी अब ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही आएगा, यानी जब नया साल छुट्टियों के बाद शुरू होगा अदालती, तो उसमें आएगा। तो वो लिखने के लिए भी 23 सितंबर तक चैम्बर में चले गए हैं, अपने अदालत के अंदर नहीं आएंगे और फिर वो भिजवाया जाएगा बाकी जजेस को भी। तो उसने भी एक अबहम जन्म दिया है कि आपने एक 8 रुकनी बेंच ने 13 में से इतना लंबा चौड़ा एक अहम फैसला किया और अभी तक आप उसकी वजूहात नहीं लिख रहे। 1 महीना गुजर गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 30 दिन के अंदर तफसीली फैसला आना चाहिए था। तो गवर्नमेंट पार्टियों ने अपील भी की, नजरसानी की दरखास्त भी की हुई है और बहुत सारे लोगों को ये राय भी है कि ये रीराइट करने वाली बात है। जजेस के 2 रुकनी जो अक़लियती नोट है उसके आने से पहले ये बात हो रही थी, ठीक है, कि ये 63A की तरह आपने ना रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को।
तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो सामने मौजूद हैं। राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर शदीद तनकीद जारी है। बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा जी अदलिया को सियासी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए उनका कहना था कि पार्लियामान में बार बार मुदाखलत की जा रही है, एक इदारा ऐसा है, और साथ ये कहा कि मखसूस नशिस्तें टॉफ़ियों की तरह बांटी गई मरीर जमात को जिंदा किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जज का काम तकारीर करना नहीं है, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को इसी मुताबिक फैसला करना होता है। तो ये जो रवैया है, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए, दो चीजें हैं। एक ये कि जो ब्रदर जजेस कह रहे हैं 2 रुकनी नोट में कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमतों को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह उड़ा दें। लेकिन अब एतदाल का रास्ता क्या होगा, तो वो है नजरसानी की अपील। ना जज साहब को आना चाहिए था मैदान में कि वो आके इस तरह तकरीर करते, और ना ही हुकूमत की तरफ से जो रास्ता था, साहिब रास्ता, वो वही था जो उन्होंने नजरसानी की सूरत में कर लिया था। पार्लियामेंट के कानून को मानना, बालातर मानना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला इसके ऊपर कई डिसीजन दे चुके हुए हैं कि पार्लियामेंट हतमी फैसला कर सकती है। अब हमें भी ये पता ही तब चलेगा जब ये कानून अदालत में आएगा। ज्यादा लोगों का ख्याल ये है कि जब वो नजरसानी की अपील लगेगी तो ऐन मुमकिन है कि उसी वक्त इसको क्लब कर लिया जाए, इसको पहले खत्म ना किया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये 3 रुकनी कमेटी तय करेगी कि इस कानून को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बनाया गया है, वो पहले सुनती है कोर्ट या बाद में सुनती है। क्योंकि अभी तफसीली वजूहात नहीं है, तो फिर बहुत सारी क्यास आराइयां भी हैं, क्योंकि लिखना भी बड़ा जरा मुश्किल भी हो जाता है कि आपने एक जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 187 आपने इन्वोक किया है 184(3) को लगाए बगैर, और वो तब लगता है जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी उसकी अप्रूवल देती 187 को लगाने की। जी। तो वो भी अब ये 8 रुकनी बेंच अपने फैसले के अंदर समोएगा चीजें। यकीनन उनको ये बात क्लियर है कि जो 2 ब्रदर जजेस ने कहा है कि आपने आइन की 3 शिकों को तो मुअत्तल कर दिया एक किस्म का, और 2 में बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके आप गए हैं, तो ये जस्टिफिकेशन उन्हें तफसीली फैसले वो तो राना साहब बिल्कुल जब डिटेल फैसला सामने आएगा तो वो अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। यकीनन वहाँ पे भी कोई उन्होंने हवाले दिए होंगे कानून और आइन के मुताबिक से दीगर जज साहिबान की जानिब से, तो वो तफसीली फैसले का बिल्कुल सबको इंतजार है। राना साहब, अभी आप चूंकि सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो आपकी रहनुमाई एक मामले पर, और वो ये कि जैसे अभी आपने बात की कि पार्लियामेंट का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा, ये बात तय है, जो कानून साजी पार्लियामेंट करेगी। अब मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो कानून साजी हुई है, रेट्रोस्पेक्टिवली इसका अमल दरामद हो सकता है, लेकिन सर ये बताइएगा कि अगर जो स्पिरिट है इस कानून साजी की वो चैलेंज की जा सके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मौक़िफ़ उठा लिया जाए कि जी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई मुद्दा उठाया जाए, या फिर ये कि अदालती फैसले को इरादतन जो है वो रोकना चाहते हैं इसलिए कानून साजी की गई है, तो उस मामले पर क्या होता है? देखिए, वो पीटीआई ने जब बिल था, कानून नहीं बना था, तब भी चैलेंज कर दिया, और पार्टियां इसी बुनियाद पे करेंगी कि बुनियादी तौर पे ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी तो माजी से मौसर किया गया है, यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके हतमी नताइज के 3 दिन के अंदर अंदर ये तमाम लोग जो हैं अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बैक डेट से जाके लागू कर रही है इस कानून को, जो फैसले की सूरत में एक बन गया है कि जनाब आपके पास 15 दिन है, आइन में 3 दिन लिखे हुए हैं, आप 15 दिन दे रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट को ही जाके नजरसानी की सूरत में सेट करनी है। और जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि हर सूरत में आपको बात माननी है, ऑब्लिगेशन है, तो वो हम देखते आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेटर एंड स्पिरिट में अगर देखी जाए तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जिन पे ना सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद कराया ना हुकूमतों ने किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए गए, तो क्या उस पे अमल दरामद कराया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कराया। क्या 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने की तारीख दी थी, जी बिल्कुल, और वो नहीं हुए, उस पे एक फैसला भी हुआ तो उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह की 20 मिसालें दी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले साहब जिन पर अमल दरामद ना कराया गया और ना ही किया, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना कि अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने पर संगीन नताइज भुगते जा सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तय ये कोशिश की है कि बराह रास्त हुकूमत ने तौहीन अदालत नहीं की।
उन्होंने अदलिया के सामने मुकन्नना यानी पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया कि जी ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है ना, जिसने आइन और कानून बनाना है। तो ये उनकी विल थी और उन्होंने कानून बना दिया। आप पार्लियामेंट को सजा देना चाहते हैं तो फिर दे दीजिए, क्योंकि अगर ये सरकारी बिल होता तो ये काबीना से मंजूर होता, फिर पूरी काबीना वजीर आजम समेत जवाबदेह होती सुप्रीम कोर्ट को। अब भी जाहिर है दोनों तरफ शायद दिमाग मौजूद हैं, सरकारी हुकूमती अदालती मामनीन मौजूद होंगे। जब ये केस लगेगा फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करना है, और हम और आप सिर्फ इसको देख ही सकते हैं और लाजमी देखेंगे कि क्या बनता है, क्योंकि हर इदारे ने अपने इकदामात ऐसे शुरू कर दिए हुए हैं एक लंबे अरसे से कि अपनी बाउंड्री से सारे बाहर जाके खेल रहे हैं जी। तो एतदाल में लाने के लिए हर एक को एक एक कदम पीछे हटना होगा, एक एक कदम पीछे हटना होगा। बिल्कुल, वक्त की किल्लत है। माजद के साथ राना साहब जाते जाते आपका कमेंट एक और डेवलपमेंट से मुतल्लिक, गवर्नर सिंध को हटाने की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। फारूक सत्तार कहते हैं जी अगर ऐसा हुआ तो फिर एमक्यूएम हुकूमत का तो हिस्सा ही नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, क्या एमक्यूएम की तरफ से कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं मिली कि मुस्लिम लीग नून का तय हुआ था कि ये उनका गवर्नर होगा, और एमक्यूएम ने जो वजारत लेनी थी वो ली, जो मरकज में हिस्सा बनता है स्टैंडिंग कमेटियों का वो लिया। तो ये मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का इशू है बुनियादी तौर पे। हाँ, जैसे कल डार साहब ने कह भी दिया कि अभी कोई फैसला नहीं है, मुशावरत जारी है, बिल्कुल, और वही मौजूद हैं। एमक्यूएम हर मामले में बोलती जरूर है, एक्चुअली तो कामरान तसूरी उनके अपने भी नुमाइंदे नहीं हैं, वो जिनके हैं सबको पता है। तो जब तब्दीली होगी तो उन्हीं की मुशावरत के साथ आपस में कर लेंगे। ये बस जब तक हो नहीं जाती गपशप चलती रहेगी, गपशप चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सियासी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरती है। हमारा दोस्त मुल्क चीन हर शोबे में पाकिस्तानियों की मदद जारी रखे हुए हैं। चीन की जानिब से पाकिस्तान के ज़रूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई। इस हवाले से लाहौर में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओशी रेन ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 66 तलबा में 20 लाख मालियत की स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम किए। और ये स्कॉलरशिप्स जीसी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स के तलबा को दी गई। चीनी काउंसिल जनरल ने यह भी बताया कि स्कॉलरशिप मुकम्मल तौर पर ज़रूरतमंद तलबा को मेरिट की बुनियाद पर दी जा रही हैं। चीन में पाकिस्तानी तलबा के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के शोबों में भी नए मौके पैदा किए जाएंगे। और इस मौके पर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की वाइस चांसलर डॉक्टर शाजिया, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर फौजिया और IR हेड डॉक्टर अहमद रजा ने चीनी काउंसिल जनरल का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत अच्छी काविश है और बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी बच्चों को AI और IT के करीब लाने की अजीम। एग्रीकल्चर और हमारे पास एग्रीकल्चर भी बिल्कुल, हमारे पास जो यंग टैलेंट है इसकी कोई कमी नहीं है, और बस इनको मौके मिलने चाहिए या मौके ऐसे मिलने चाहिए जिससे वो मज़ीद आगे जाएँ और मुल्क को कौम का नाम रोशन। तो इसी से मिलती जुलती खबर मेरे पास हमारे साथ भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं। पाकिस्तान के यंग इमर्जिंग टैलेंट की बात करेंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। फिलिपाइन में 1 से 6 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में पहली बार शरीक होने वाली पाकिस्तानी टीम ने 2 चांदी और 2 कांसे के तमगे जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की। सदीक पब्लिक स्कूल इस्लामाबाद के सुलेमान नौमान और लाहौर ग्रामर स्कूल के सुबहान काशिफ ने सिल्वर, जबकि कराची ग्रामर स्कूल के एहबान अवान और सिद्दीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी के कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ 2 जवान मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पहले इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुबहान काशिफ और सुलेमान नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार कामयाबी पर। सलमान एंड सुबहान, तो बारी बारी बताइएगा जर्नी कैसा रहा। सबसे पहले सलमान आप बताइएगा इस कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन ये पहली दफा हुआ था इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड का, तो काफी अच्छी बात है कि जो नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उसके अंदर भी इस तरह की कॉम्पिटिशन्स रखे जा रही हैं। वरना ये सिर्फ जो स्पेशली पाकिस्तान में तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही होता है, तो ये इस तरह के ओलंपियाड को ये इनकरेज किया जा रहा है पाकिस्तान वगैरह के अंदर भी। तो पहली दफा हमने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान टीम गई, 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनमें से 2 ने सिल्वर मेडल जीता और 2 ने ब्रॉन्ज मेडल। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी थी हमारी। स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले, तो ओवरऑल बेहतरीन जर्नी गई वहाँ पे हमारी। ठीक है, अच्छा सुबहान आप बताइएगा इवेंट में मुकाबलों की नौयत क्या थी? क्या कोई MCQs थे, थ्योरेटिकल था या प्रैक्टिकल था? सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतनी इज्जत दी
और इवेंट के बारे में तो 2 टाइप्स के हमारे एग्ज़ाम थे, एक थ्योरेटिकल था और एक एक्सपेरिमेंटल था। थ्योरेटिकल में सवाल थे और उनके हमें जवाब आंसर्स वगैरह लिखने थे, एमसीक्यूज़ टाइप नहीं थे। और एक्सपेरिमेंटल था क्योंकि पहली दफ़ा था तो हमारा जो सारा एक्सपेरिमेंटल था ना वो सारा कंप्यूटराइज्ड था, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह थे, उन सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करना था और वहीं से फिर कंप्यूटर में ही बेसिकली था सारा हमारा एक्सपेरिमेंट। सही, ठीक है। सलमान, आप ये बताइएगा कितने ममालिक ने टोटल पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन के दौरान और ये आसान था? टोटल ममालिक तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। मुस्लिम कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा थी। सऊदी आया हुआ था, बहरीन, ईरान, जॉर्डन, तो एग्जैक्ट तो मुझे नंबर नहीं, लेकिन काफ़ी मुल्क आए हुए थे। तो जो इसका कहते हैं लेवल था वो तो डिफ़िकल्ट ही कहना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपियाड है, फर्स्ट टाइम था, तो लेकिन इतना रिलेटिवली इसका तो आसान रखा गया। कुछ टॉपिक्स हमारे एक्सक्लूड कर दिए गए थे जो अब अगले सालों में भी इंक्लूड होंगे। तो देखते हैं फिर अब अगले सालों में पाकिस्तान कौन सा मेडल आता है। ठीक है, सुभान, हमें ये बताइएगा कि मुकाबले के लिए कितनी प्रिपरेशन की, कितनी सख्त तैयारी की ज़रूरत करनी पड़ी और इसका क्राइटेरिया क्या है इसमें जो लोग शिरकत करना चाहते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा होता है नवंबर में टेस्ट वगैरह होता है हमारे पूरे पाकिस्तान में NSTC के नाम से। तो इसमें ना पूरे मुल्क से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली HEC और प्यास की तरफ से होता है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहले टॉप 50 बच्चे चुने जाते हैं, फिर उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं और फर्दर टेस्ट होते हैं, फिर टॉप 15 चुने जाते हैं, फिर ट्रेनिंग कैंप और फर्दर टेस्ट, टॉप 4 अब जैसे हम थे चुने गए। उसके बाद फिर प्यास में हमारी ट्रेनिंग हुई 1 मंथ के लिए, फिर हमें पढ़ाया गया उधर सुबह सुबह जो प्रोफेसर से न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ने हमें फिर पढ़ाया, जो सुबह हमारी 8 बजे से क्लासेस शुरू होती थी और शाम 3 बजे तक चलती थी। उसके बाद आगे हम खुद अपना पढ़ते थे। और ये नेशनल भी ये फंड किया था उसने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने, और इंटरनेशनल था IEA की तरफ से। अच्छा सलमान, आप ये बताइएगा कि कितने ज़रूरी हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होना, फिर उनमें पार्टिसिपेट करना, क्या फ़ायदा होता है उससे? इस तरह के कॉम्पिटिशन का एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि न्यूक्लियर फील्ड है, इसका तो कॉलेज लेवल पे इतना बच्चों को आइडिया नहीं होता, ना इस फील्ड में लोग जाते हैं इतना। बल्कि यहाँ तक कि हमारी बुक्स भी जो है ये A लेवल्स जो भी है, सुभान जिसने पढ़ा या फिर मैं FSC में, हमारा मैक्सिमम एक चैप्टर होता है फिजिक्स की बुक के अंदर न्यूक्लियर साइंस का। तो इतना मतलब इस बारे में अच्छी बात है कि अगर ओलंपियाड जाते होते हैं तो इससे इन फील्ड्स का बच्चों को पता चलता है, पर आगे इन फील्ड में वो लोग जाते हैं। और आगे तो अब ये न्यूक्लियर हो गया है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरक्की हो रही है, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रही हैं, वो एनर्जी का काफ़ी अच्छा है, उससे कार्बन एमिशन कम हो जाती है और काफ़ी कम फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज भी अब न्यूक्लियर एनर्जी पे स्विच कर रही हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वाली सही प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह की न्यूक्लियर फील्ड है वो बच्चों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुलेमान और सुभान, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। मज़ीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें क्योंकि इसी से हमारे मुल्क की बका है। अब बात करेंगे एक बड़े अहम टॉपिक पर। हम कुछ लोगों की बात करें, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द और कुछ बच्चे जो कि स्पीक डिले का शिकार होते हैं, हकलाते हैं, बात प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो उनकी ज़ुबान पर अटक जाते हैं। तो इसी मामले को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ रुबीना मौजूद हैं जो बताएंगे आपको कि इस मसले से किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं और योगा करते हुए कैसे इसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बहुत सारे लोगों में लुकनत या हकलाहट का मर्ज़ पाया जाता है। लोग लफ्ज़ों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, रुक रुक कर बोलते हैं। तो आज इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है योगी नईम साहब। आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या जो रुक रुक कर बोलना है, हकलाहट है, इसे योगा के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहन। सर ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पीकर बनना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से बोलें, स्पीचेस करें, डिबेटर बने, और लेकिन उनमें ये इशू आता है कि वो लफ्ज़ों को सही से अदा नहीं कर पाते। क्या योगा की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं कि वो बहुत फ्लुएंट हो जाएं? बिल्कुल बहन, योगा में बाकायदा तौर पर इसका एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये बच्चों को सिखाते हैं, जो योगा सीखने वाले, कि आपके जो पिच है गले की और लुकनत, जो आपकी ज़ुबान की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब हम एक मश्क आपको बताते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आप सुने और बोलें।
ठीक है। जो सुन रहे हैं उसको बोलें। ओके, ये पहले आपने कोशिश ठीक है, पहले सुनना है, फिर उसे साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। साथ साथ प्रैक्टिस करें, सुनते हुए बोलना। ओके, सुनते हुए बोलना, जैसे आप सुन रहे हैं कुछ साथ साथ बोलने की कोशिश करना। ठीक है। और दूसरा है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। ठीक है, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, एक्सप्रेशन। उसमें कुछ बोलें, आप लिखा हुआ बोलें या वैसे कुछ बोलने की कोशिश करें। ठीक है। और तीसरा ये है कि लिखते हुए बोलें। अच्छा, लिखते हुए साथ साथ बोलते हैं। हाँ, या बोलते हुए लिखें। ओके, इसको यूं कह लें कि बोलते हुए लिखें। ठीक आप है। लफ्ज़ जो लिख रहे हैं उसको बोलें साथ। ठीक है, हाँ, हम अक्सर लिखते हैं कि साथ बोलते और साथ साथ बोल रहे हैं, साथ साथ जी जी, तो इससे बड़े लफ्ज़ अच्छे होते हैं। फिर हम एक थेरेपी है जिसमें हम ज़ुबान के साथ मश्क करते हैं, जिसको अगर आपको लुकनत का इशू है, आपकी कुछ लफ्ज़ बोले नहीं जाते, आप रुक रुक के बोलते हैं, तो फिर आप लाजमी जो है वो ज़ुबान खींचा करें बाहर की तरफ। ठीक है। अच्छा, ज़ुबान को पूरा बाहर खींचना है आपने। जिनको लुकनत का इशू होता है उनकी ज़ुबान पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, ठीक है। उनकी ज़ुबान जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल आज जो हमें देख रहे हैं वो आज ये लाजमी प्रैक्टिस करें कि उनकी ज़ुबान कितनी बाहर आती है, ताकि इससे ये भी पता चलेगा कि वो लफ्ज़ों को कितना सही से बोलते हैं। नीचे जो है ना, ये जो है इसको कटवा भी लेते हैं अक्सर लोग। ओके, वो क्या सही हो जाते हैं? मैंने आपसे ये भी पूछना था, कुछ लोग हैं जो ज़ुबान के नीचे से ये कटवाते हैं, क्या उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं? वो बेहतरी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ुबान की जो है ना वो रुकने की जो वजह है, जो लफ्ज़ों की रुकने की वजह, वो ज़ुबान की फ्लेक्सिबिलिटी ना होना है। तो आप ज़ुबान की एक्सरसाइज करें और इसको खींच के फिर राइट लेफ्ट, फिर अंदर। ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा जो है वो फिर एक थेरेपी है कि आप ज़ुबान के साथ आवाज़ें निकालेंगे। ठीक है, जबरदस्त। डिफरेंट आपको अपनी आवाज से। ओके, आ ई उ, आ ई ये आप कोशिश करें निकालने की, ये आवाज़ें निकालें। और इसके साथ फिर योगा के अंदर एक मुद्रा है बाकायदा, जिसको हम शंख मुद्रा कहते हैं। ठीक है। वो शंख मुद्रा जो है वो लुकनत के लिए बड़ा अहम माना जाता है, जिनकी बल्कि यहाँ तक कि उसको योगा ने ये कहा है कि जिनको गाने का शौक है, गायकी का शौक है, एग्जैक्टली, ये भी मैंने आपसे पूछना था। आवाज़ को सुरीला करता है। सुरीला करने के लिए कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए? तो योगा उसके लिए शंख मुद्रा बताता है कि लेफ्ट हैंड के अंगूठे को यूं राइट हैंड के ऊपर रखिए, जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। ये जो फिंगर के जॉइंट्स हैं हथेली के अंदर, ये इसको यूं रखिए लेफ्ट हैंड के अंगूठे को बिल्कुल जॉइंट्स के ऊपर, और यूं हल्का सा पंच को बंद कर लें राइट साइड का। जो राइट हैंड है उसको पंच बना लें, अंगूठा अंदर आ गया। अब राइट हैंड के थंब और लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां ऐसे मिलाएं दरमियान वाली, आपस में टिप्स दरमियान की उंगलियों के। ओके ओके ओके, ये आप जोड़ लेंगे। ओके ओके, और मिला के रखेंगे, सिर्फ टच करके, जोर नहीं लगाना। अच्छा, पंच भी बहुत आहिस्ता बनाना है, जोर से पंच। हाँ, मैंने इसको अच्छा जोर नहीं, बड़ा रिलैक्स होकर, बहुत हाथ थक जाएगा वरना। पंच बना के रखना है, अंगूठा पकड़ के, लेफ्ट अंगूठे को पकड़ के रखना है, और राइट थंब और लेफ्ट हैंड की जो 2 फिंगर्स दरमियान वाली हैं, इनको आपस में टच करके रुक जाएं। और इसमें कम से कम 15 मिनट आप रुकें, दिन में 2 से 3 दफ़ा, 15-15 मिनट। तो ये लुकनत को ख़त्म करता है, ये आपके गले की पिच को बेहतर करता है, ये आपकी आवाज़ को सुरीला करता है, ये आपके लफ्ज़ों की अदायगी को बेहतर करता है, ये गले के अमराज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़, कुछ लोग हैं भारी करना चाहते हैं, क्या जो सुरीली आवाज़ है वो एक्चुअली गहराई की आवाज़ को कहते हैं, डेप्थ लाना अपनी आवाज़? जी बिल्कुल, सुरीली आवाज़ कहते हैं जब आपकी आवाज़ क्लियर हो। ठीक है। ना पिच आपकी जो है बारीक हो ना भारी हो, तो ये दोनों में काम करता है। ओके, आप इसको जो है वो बनाते हैं तो इससे आवाज़ आपकी सुरीली होती है। अच्छा, जो गर्म पानी आप उठ के पीते हैं वो कितना फ़ायदेमंद है गले को साफ करने के लिए? देखिए, गर्म पानी से गले का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फिर एक मिथ बनी हुई है, लोग कहते हैं आप उठें पिएं आपकी नस खुल जाएगी। गर्म पानी से कुछ नहीं ऐसा होता, बल्कि यूँ कह लें कि जो बाकायदा तौर पर गर्म पानी पीने से जो है वो आपके और चीज़ों से बेहतर हो सकते हैं, गला नहीं। आप मैदे के लिए पी सकते हैं, मैदे का अगर आपको गैस या पेट में दर्द है तो पी सकते हैं, लेकिन अगर आप गले के लिए गर्म पानी पीते हैं, उसका आप उससे अगर गरारे करने का है कि गले, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल लें, या उसमें जो है वो आप कोशिश करें कि वो थोड़ा सा बेरी के पत्ते ऐड कर लें, उससे जो है वो बेरी के पत्तों से जो है आपका गला जो है बड़ा साफ़ होता है। और बाकायदा तौर पर एक और भी चीज़ बता दूं मैं आपको कि जिसके करने से आपके गले की आवाज़ सुरीली भी होगी, और ये जो रुक रुक के बोलने की आदत है, लफ्ज़ अदा नहीं हो पाते, तो अपने लेफ़्ट हैंड के ये लाइन से इस लाइन तक, ये बड़े जोड़ से लेके ये दूसरा जो दरमियाना जोड़ है, ये अंगूठे का,
यहाँ तक इतने एरिया को रेड कलर लगा दिया करें। ओके, रेड कलर के मार्कर से, परमानेंट मार्कर लेके इसको रेड कर दें इतने एरिया को। इसको रेड करने से जो है ना वो आपके रुक रुक के बोलने की आदत कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कैसे? यहाँ प्रेशर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ गले का प्रेशर पॉइंट है, इसको आप दबा भी सकते हैं ऐसे, हल्का हल्का ऐसे दबाते रहें। इस पॉइंट को आप जितना दबाएंगे आपकी आवाज़ खुलेगी। ओके, आपका गला जो है वो काम करेगा। इसको ऐसे दबाना है। अच्छा, गला ख़राब भी हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गले में प्रॉब्लम है तो इस जगह को दबाया करें। अच्छा, आप चाय पी रहे हैं, ओके, चाय पीते हुए इस जगह पे हीट दे सकते हैं, कप के साथ लगा के, कप के साथ टच करें, ठीक है। ये इतने एरिया पे अगर आप हीट देते हैं ना, ओके, वो गर्म पानी पीने से तो नहीं फायदा होगा, लेकिन इसको हीट देने से फायदा होगा। ओके। अगर आपके गले की आवाज़ बैठी हुई है तो आप इसको फौरन आप 5 मिनट के अंदर जो है वो बेहतरी फील करेंगे, ठीक है, कि आपके गले के अंदर जो एक आवाज़ में बद्दापन था जो बैठ गया था, तो वो आप इसको मसाज करते हैं या हीट देते हैं तो फ़ौरन से आपको रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे रेड कलर लगाने से बड़ा फ़ायदा होता है। रेड कलर मुझे समझ नहीं है कि ऐसे मार्कर पकड़ के आपने रेड कलर लगा लिया तो उसका बहुत फायदा होगा। जी, रेड कर देना इतने एरिया को। ओके, जबरदस्त। ये तो एक हैक हुआ ना हम। जी जी, अगर हम सारा एरिया रेड कर देना है, ठीक है, तो हमारा जो गला है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, जो हम बात करेंगे वो बहुत क्लियर, बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। और जो अक्सर लोगों को इन्फेक्शन का इशू है गले में, बलगम रहता है जिससे बोलते हुए अक्सर करते हैं, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी ये कुछ लोग ऐसे, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से ही है, ये ठीक नहीं हो सकता। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अटक अटक के बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, और उनके वालिदैन कोई उनका इलाज नहीं करवाते, कोई एक्सरसाइजेस नहीं देखते, वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है और ये मसला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो क्या ये वाकई ही योगा एक्सरसाइज ये जो आपने बताई हैं ये करने से वो उनकी हकलाहट दूर हो जाएगी? बिल्कुल बहन, ये आपको पहले मंथ में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने ज़ुबान की एक्सरसाइज कर ली, एक ज़ुबान की और एक्सरसाइज है, मैं वो भी करके बता देता हूँ, ठीक है, कि एक खेचरी मुद्रा कहते हैं उसको। ज़ुबान को जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको ऊपर तालू में टच करके जोर लगाना है पीछे की तरफ, ठीक है, मुंह बंद रखना है। जब जुबान के नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच अपर पैलेट को जोर लगाते हैं ना, तो फिर यहाँ स्ट्रेच आता है, जुबान के नीचे स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच आता है, उस स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। एक तो ये है कि ज़ुबान को पूरा बाहर निकालें, और दूसरा ये है कि अपनी ज़ुबान को जो अपर पैलेट है उसको ऐसे टच करना है, अपने अपनी आईज को बंद फोल्ड करने की कोशिश ठीक है, ठीक है। तो जितना आप जुबान को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, ऊपर दबाते हुए, ऊपर को जोर लगाते हुए, तो नीचे जुबान के स्ट्रेच आएगा। वो जब स्ट्रेच आएगा तो फिर आपके लफ्ज़ और क्लियर होंगे। ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अटकते हैं, अगर वो अपना ये नीचे से थोड़ा कटवा दें तो ये भी ठीक एक तरीका है। हाँ जी, कटवाया जा सकता है, और ये कोई हार्मफुल नहीं है, कोई इशू नहीं है। वाकई आवाज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, हो जाती है। और उसमें गले के लिए एक और मुद्रा भी है जो बहुत अच्छा है गले के अमराज के लिए, उसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अंगुष्ठा मुद्रा जो है वो लेफ्ट हैंड को ऐसे खोल लीजिए उंगलियों को, और इस तरह इंटरलॉक कीजिए कि राइट हैंड से जो इंडेक्स फिंगर और ये जो अंगूठा है ये आपस में मिल जाए, अंगूठे के इर्द गिर्द इंटरलॉक कर लें, और लेफ्ट अंगूठे को खड़ा रखें, पाम्स को जोड़ लें। यस। बहुत आहिस्ता से, जोर नहीं लगाना। पाम्स को मिला के रखें, पाम्स को मिला के रखें। अच्छा, ये बलगमी अमराज के लिए है, जिनको बलगम गले में रहती है, बहुत ज़्यादा बलगम रहती है, और उनकी जो है वो बोलते हुए अक्सर अच्छा, वो तो मैंने फीवर में देखा है, कुछ लोगों को जब बुखार हो जाता है तो उनका गला बलगम से भरा रहता है। जी जी, तो ये बेहतरीन गले को साफ कर देगा। ठीक है। गले की सफाई के लिए किया जा सकता है ये अंगुष्ठा मुद्रा, और ये भी आप 10 मिनट 15 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा बनाएं। ये गले की सफाई के लिए किया जाता है। जब गला साफ होगा तो फिर आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर होगी। सर, जो बचपन में जो कुछ बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं और वो अभी जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं और उनकी आवाज़ में हिकलानापन बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनके लिए भी यही एक्सरसाइज है, वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालें, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करें और फिर इस तरह से करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही बड़ों के लिए एक्सरसाइज है और यही बच्चों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि जो हकलाहट है, जो आप अटकते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, लफ्ज़ों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। योगा के ज़रिए आप कोई भी स्पेसिफिक सोल्यूशन से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान को ठीक कर सकते हैं, और गर्म पानी पीने से आपकी आवाज़ कुछ नहीं होगा, उससे आपका स्टमक ठीक हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप स्पीच करने जा रहे हैं या आपने कोई डिबेट करनी है तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से आपका स्टमक ठीक हो सकता है, लेकिन आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो उससे क्या करें कि उठकर अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें, ज़ुबान को ऊपर फोल्ड करें, और कुछ आपको ये हमने पोस्टर्स बताए थे वो कीजिए। तो बड़ी ही तफसीली रिपोर्ट रुबीना यूसुफ ने ये तैयार की है, और आई एम श्योर कि काफ़ी फ़ायदा भी होगा देखने वालों को।
और वैसे जो लोग इस तरह के मसाइल का शिकार हैं वो ये एक्सरसाइजेज, जो योगा एक्सरसाइजेज हम लोग बताते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आते हैं आपके लिए, वो प्रैक्टिस किया करें ज़रूर, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हीरोज़ की आज हम बात कर रहे हैं, तो आज हमारे एक मेहमान ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मलेशिया के शहर कोलालमपुर में होने वाली हैवीवेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में फ़तह का ताज अपने सर सजाया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मज़हर महसूद ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मलेशिया और तुर्की को हराने के बाद फाइनल में चाइना के खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले मज़हर महसूद साउथ एशियन ताइक्वांडो के मुकाबलों में सिल्वर मेडल हासिल करने के अलावा 3 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं और इस वक्त वो एक निजी कंपनी में बतौर इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर मसूद, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। मज़हर, अपनी कामयाबी के हवाले से बताएगा, कितनी मेहनत की और क्या बचपन से ही आपको शौक था, ब्रूस ली को देखते थे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई और आपका शुक्रिया कि मुझे आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, एफर्ट्स तो करनी पड़ती है क्योंकि साथ साथ आपको पता है हमारे वजीरिस्तान की जो सिचुएशन है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए और उसके बाद एजुकेशन भी साथ परसू करना और उसके साथ स्पोर्ट्स, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट जो अब मेरी एजुकेशन है वो भी स्पोर्ट्स बेस पे थी। साथ मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी से और वहाँ भी स्पोर्ट्स बेस पे था, स्कॉलरशिप पे एजुकेशन की और उसके बाद मल्टीपल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो काफ़ी डिफिकल्ट था बट अल्लाह का शुक्र है साथ इसको कंटिन्यू रखा है दोनों चीज़ों को मैंने। अच्छा मज़हर, ये बताइएगा मैनेज कैसे करते हैं आप? इंजीनियर भी हैं, फिर ताइक्वांडो भी, और उसमें भी आप सिर्फ एक सादा प्लेयर नहीं है, माशाल्लाह चैंपियन रहे हैं, मेडल्स आपने अपने नाम किए, तो उसके लिए तो बड़ी सख्त मेहनत करना होती है। जी बिल्कुल, हमें जो अपनी टाइमिंग होती है वो भी मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें उठना पड़ता है, सुबह 5-6 बजे ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसके बाद फिर ऑफिस जाना होता है, फिर ऑफिस से फिर वापसी पे जिम जाना होता है। तो बस जब वापस आते हैं तो बस और टाइम नहीं होता, सो जाते हैं। तो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है लेकिन ये कि मैनेज करना पड़ता है टाइम को। ओके मसला, हमें अपने इवेंट के बारे में बताइए कुछ। कितना मुश्किल इवेंट था, कितनी टीमों ने इसमें शिरकत की और ये खतरनाक भी काफ़ी लग रहा है, तो चोटें भी आईं? जी ये 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे और 50 प्लस कंट्रीज जो थी उनके जो एथलीट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें फर्स्ट फाइट तो जो मेरी थी वो टर्की के साथ थी, सेकंड मलेशिया के साथ। तो फाइनल बहुत टफ था जो मैंने 1 पॉइंट से विन किया था चाइना से। तो उनकी जो चाइना के प्लेयर की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन ये था अल्हम्दुलिल्लाह विन कर लिया था मैंने। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं कितना मुश्किल होता है वहाँ से आना, एक तो अच्छी तालीम हासिल करना, फिर साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना नाम बनाना और फिर इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। अपना जर्नी बताइएगा, आसान रहा? जी नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था तो 2009 में फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन राह निजात, वो स्टार्ट हो गया। तो हमें अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़नी पड़ी। हम फिर डेर इस्माइल खान आ गए और वहाँ से फिर मतलब एजुकेशन को साथ स्टार्ट करना और डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग जो एकेडमीज थी वो फाइंड आउट करना। और इससे पहले भी हम जो से थे, जो नेशनल कैंप था उसमें मैं और मेरा भाई फ़हीम है, वो हम इस्लामाबाद में जो नेशनल टीम में थे वो ज्वाइन की थी। उसके बाद फिर वजीरिस्तान जाना दोबारा, फिर सेकंड मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के नाम से। तो फिर हमें एजुकेशन साथ जो है ना वो छोड़नी पड़ी। लेकिन ये था स्पोर्ट्स का ना साथ साथ हमारा था बैकग्राउंड, तो उसकी बेस पे भी हमें साथ साथ सपोर्ट मिलती रही, एजुकेशन में भी और जॉब में भी, दोनों चीज़ों के हवाले से। लेकिन ये था, ये आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा टफ थे वहाँ पे। ओके मसर, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली मेम्बर कौन सा ऐसा था जिसने ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ तुम जाओ, तुम खेलो, तुम आगे बढ़ोगे? और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने खुद किए, स्पॉन्सर्ड थे या हुकूमत की जानिब से हुए? जी बिल्कुल, जो हमारे बड़े भाई हैं, पहले तो हम स्टार्ट में ब्रूस ली की मूवीज देखते थे तो उसमें मैं और जो मेरे मुझसे बड़े भाई हैं हम दोनों आपस में फाइट करते, उठा के क्लब में डाल दिया, कहते बस इधर लड़ते रहो। तो वहां से फिर होते होते उन्होंने काफी हमें पुश किया। तो इस तरह फिर हम ताइक्वांडो में मतलब हमने परसू किया। इससे पहले हमारा कंग फू और किक बॉक्सिंग का था बैकग्राउंड, बट वो ओलंपिक्स और बाकी वर्ल्ड लेवल पे उसके इस तरह के इवेंट्स नहीं थे जिस तरह ताइक्वांडो के होते हैं ना। तो इस वजह से फिर जितने भी हमारे कभी एक्सपेंसेस इस तरह होते हैं हमें खुद पर्सनली इंडिविजुअल बेसिस पे बेयर करने पड़ते हैं। और साथ जो हमारी कंपनी इंटरलूप वो भी हमें काफी सपोर्ट करती है, जॉब के हवाले से भी और स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी। और कुछ जगहों पे हमें खुद करना पड़ता है, कुछ जगहों पे कंपनी की तरफ से। और
इस तरह मतलब चलता है। मज़र ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर जो फेमस स्पोर्ट है वो क्रिकेट है ओवरऑल, और हर बंदा बस क्रिकेटर ही बनना चाहता है, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है ज़्यादातर उनमें से क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं। आपने ताइक्वांडो को क्यों सिलेक्ट किया? क्या कोई ऐसी वजह भी थी कि इसमें कोई ज़्यादा अभी लोग शामिल नहीं हैं तो आसान हो सकता है नाम बनाना, क्या ये भी था? जी यार, हमारा ताल्लुक जी वजीरिस्तान से है, तो हमें ये फाइट वाली गेम अच्छी लगती है। क्रिकेट हमें मम्मी डैडी की गेम लगती है, तो इस वजह से हमें उनसे मार्शल आर्ट हमें पसंद है, तो हम उसमें काफी अच्छे हैं ना। मतलब क्रिकेट और ये चीजें हमें उस तरह हम नहीं लाइक करते ना, हम देखते हैं बस वो। तो मार्शल आर्ट जैसे कि उसमें एक तो आप ना किसी को ब्लेम कर सकते हो, तुमने ये शॉट सही नहीं खेली, तुमने ये किया, इसमें जो भी है बस आपके ऊपर है। तो इसलिए हमें काफी अच्छा लगता है कि ना कोई इस तरह में ब्लेम कर सकता है, बस जो होता है हमें खुद एफर्ट्स करनी पड़ती है, हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो इसलिए फिर हमें जो मार्शल आर्ट्स गेम है ये हम काफी लाइक करते हैं। ओके मज़र, हमें ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सॉरी, आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स आपके मज़र, फ्यूचर प्लान्स आपका जानना चाह रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? जी फ्यूचर इंशाल्लाह 2028 ओलंपिक्स के लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो आ रही है साउथ कोरिया में उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा एम ये है कि हम भी अरशद नदीम साहब की तरह, जो अरशद नदीम भाई है जिस तरह उन्होंने विन किया, हम भी इंशाल्लाह उनकी तरह ओलंपिक में गोल्ड लाएं, और साथ ही साथ जो उनसे अपने जो इंजीनियरिंग वो है जो प्रोफेशनल करियर उसको भी साथ एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। इंशाल्लाह आप भी अरशद नदीम की तरह नाम रोशन करें, गोल्ड मेडल लेकर आएं, आपको भी इस तरह भरपूर अंदाज में पूरी कौम इंशाल्लाह पुरतपाक इस्तकबाल करेगी। मज़र मसूद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। और ताइक्वांडो के हवाले से मज़र ने और कितना मकबूल खेल है ये इनके इलाके में, वज़ीरिस्तान वाली साइड पे, उस हवाले से भी बताया। ये पसंद किया जाता है वहाँ पर मर्दों का आपस में इस तरह से लड़ना। बात कर लेते हैं अब सेहत के हवाले से। तो नाजरीन, मानसून या बरसात का मौसम शुरू होते ही हमें सख्त हब्स का भी सामना करना पड़ता है। इन दिनों में जिस्म से पसीना, नमकियात ज़्यादा खारिज होने की वजह से कमज़ोरी, सुस्ती, काहली और क़ुव्वत मुदाफ़त के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, पेट के अमराज और वायरल इन्फेक्शन के केसेस भी सामने आते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि इस मौसम में सफाई का खास ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है अपने आप को साफ़ रखना, क्योंकि नमी के बायस जरासीम की अफजाइश में इजाफा होता है, बीमारियाँ फैलने का इम्कान ज़्यादा होता है। मानसून के मौसम में हमें अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर करना होता है, मजबूत बनाना होता है, इम्यूनिटी को बेहतर करना होता है। तो इस मौसम में किस तरह से आप अपनी फूड को, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसमें तब्दील करके आप अपनी इम्यूनिटी को मजीद बेहतर बना सकते हैं, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है जी। बिल्कुल, नौशीन अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं जी कि मानसून के मौसम में अब क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा मुफीद हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो मौसम है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऐसा है जिसमें आपने जो ग़िज़ा है उसमें ख़ास ख्याल रखना है, उसके साथ साथ अपनी हाइजीन का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। हाइजीन में आपका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि आपने हाथ धो के खाने का इस्तेमाल करना है, आपकी जो चीज़ें हैं, जो पानी का इस्तेमाल है खाना पकाने के लिए, उसका किस तरीके से आप करें, और जो चीज़ें आप सब्जियां और जो गोश्त वगैरह, उस सारी चीज़ों का हम बार बार इन चीज़ों पे क्यों फोकस करें, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी और जो हीट टेम्परेचर होता है उसमें एक बैक्टीरिया कहलाता है ई कोलाई, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर जीआई इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए, या इसके अलावा ये हो गया कि कहीं ना कहीं हमें टाइफाइड देखने को भी मिलता है। सो आपने कोशिश करनी है कि इस मौसम में आपने एक तो स्ट्रीट फूड नहीं खाना, जो रोड साइड फूड होता है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि जो रोड साइड फूड होता है, एक तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, वो एक ऐसे कंटेनर में, वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, वो जिस एनवायरनमेंट में पका है आपको नहीं पता, जिसकी वजह से उसके अंदर टेम्परेचर चेंजेस जब आते हैं तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक आपका जनरली वाइस बनते हैं। कच्चे खाने या रॉ सब्जियां या फ्रूट उठा के फ़ौरन से इस तरह नहीं खाने, वो भी आपको पेट ख़राब की तरफ लेके जा सकते हैं, डायरिया की तरफ लेके। फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं तो अगर वो ऐसा कोई फ्रूट है जो छिलके के साथ आप खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि फिर उसको आपने अच्छे तरीके से धो के, पील ऑफ कर लिया है, धो के साफ तरीके से आपने उसको खाना है। और उसके अलावा ये है कि आपने पानी के इंटेक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, आपने जैसे मेंशन किया, पसीना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, पानी, जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपने अपने हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एक तो सादा पानी है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आपके एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं और आप बहुत जल्दी फील करते हैं कि ओ यार वैसी एनर्जी नहीं रही जैसे पैसे, तो आप
आप नींबू पानी का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। और अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड नौशीन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, हालात गर्मी जो है बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पड़ रही है, जिनको पसीना नहीं भी आता था वो भी अब पसीने से शराबूर होते हैं, और ख़ासतौर पर जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग होती है, और फिर खाना बनाने के बाद या फिर अगर आप वैसे ही लोगों को गर्मी लगती है तो उनकी बॉडी में इतनी वीकनेस होती है कि ना उनसे हिला जाता ना उठा जाता है। तो नींबू पानी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? अच्छा, जब क्योंकि अभी नींबू पानी इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, आपने जैसे बताया ना मादनियात आपकी बॉडी से खाज हो रहा है, तो आपने जब नींबू पानी बनाना है तो उसमें आपने थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करके और नमक भी डालें, ताकि जो आपकी बॉडी से सोडियम वगैरह पास आउट हो गया है, ग्लूकोज जो रिलीज हो गया है वो आपका रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएगा। अगेन जब बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ह्यूमिडिटी में हमेशा लाइटर फ्रूट्स रखें, लाइटर ड्रिंक्स रखें। तो आपने ये भी करना है कि आपने फ्रूट अगर कोई ले लिया, जैसे कि आड़ू है, तो आड़ू को आप उसको उसकी पील ऑफ कर लें या उसके छिलके के साथ भी ब्लेंड करें, बर्फ़ पानी में डाल के हल्का सा नमक और पुदीने का इस्तेमाल उसमें डालें, तो आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा बड़ा वो एनर्जेटिक ड्रिंक बन जाता है। और मैंने जैसे नींबू पानी की बात की थी, तो आपको पता है आजकल हर जगह मिंट मार्गरीटा, तो सबसे अच्छा तरीका घर में बनाने का है। लेकिन पुदीना जहाँ ले रहे हैं आपने उसके पत्तों को अच्छे तरीके से धोना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसी सारी सब्जियाँ जो आप मिट्टी के करीब होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट रहने के, तो आपने उसका आप करें। इसी तरह लस्सी का इस्तेमाल, क्यों लस्सी जो है, और उसमें दूध का इस्तेमाल कम रखेंगे। दही कम दूध है, लाइक अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो उसमें 1/4 आपका दूध होगा, पानी और बर्फ़, और इसमें हल्का सा नमक और आपने गुड़ डाला, तो आप देखेंगे एक बड़ी अच्छी लस्सी बनती है। लस्सी में इसलिए कह रही हूँ कि दही जो है वो प्रोबायोटिक्स से रिच है, और प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ यानी कि आपके जो पेट है और आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है नौशीन साहब, ये भी बताइएगा कि ग़िज़ाओं में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल इस मौसम में हमें बढ़ा देना चाहिए, और फिर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग अपनी खानों को महफूज करने के लिए अपनाते हैं, जिनका एहतियात करना चाहिए इस मौसम में बिलखसूस? आपने उन खानों को अपने डाइट में रखना है जो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे खीरा है, ठीक है, जैसे कि सलाद के पत्ते हो गए। इसी तरह आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स हैं, वो आपने उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड्स हैं वो आप मत खाएं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके जिस्म से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सब्जियों में आपके पास गोभी है, बंद गोभी है, पालक है, भिंडी है, ये वो सब्जियां हैं जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा गोश्त मैं जनरली मना करती हूँ ह्यूमिडिटी में और इस मौसम में इस्तेमाल, क्योंकि तो डाइजेस्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम देता है। तो आप दालों का इस्तेमाल रखिए, वो लाइटर प्रोटीन्स और वो इजीली आपसे डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, फेस ये पर वो चीज़, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, उसके लिए क्या करें? स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आपके खाने में इस वक्त मौजूद है वो विटामिन सी होती है। जैसे मैंने मेंशन किया, क्यों विटामिन सी हमें चाहिए भी क्योंकि बार बार डायरियल डिजीजेज होती हैं, आपकी इम्यूनिटी लो होती चली जाती है, ठीक है। तो विटामिन सी जैसे रिच जो चीज़ें हैं आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें लीमू है, उसमें क्या कहते हैं, आपके पास पालक के पत्ते हैं, आपके पास शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, और ये आपकी स्किन को वेल हाइड्रेटेड भी रखता है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना अपने स्किन अच्छी रखनी है तो पानी का इंटेक आप अपना ज़रूर मेंटेन रखें। 8 to 10 ग्लासेस बीइंग अ नॉर्मल इंडिविजुअल आपके लिए ये रिकमेंडेड है। नौशीन साहब, जो बच्चे अब स्कूल जाएंगे उनके हवाले से भी बता दीजिएगा कि टिफ़िन, परफेक्ट टिफ़िन क्या होना चाहिए जो साथ माएँ बना के दे बच्चों को फॉर लंच? परफेक्ट टिफिन तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो पिकी ईटर होते हैं। लेकिन आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप ना एक लंच बॉक्स को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 4 हिस्सों का मतलब है कि एक में आपने उनको अगर कोई ब्रेड या पराठा बना के दिया है, मैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके अंडा किसी भी तरीके से उनके लंच में ज़रूर दें, और ये आपकी प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। या कोई फिर जैसे कबाब हो गया या सीख कबाब घर का बना हुआ हो गया, वो आपने दिया। एक जो आपका पार्ट होगा वो फ्रूट है, एनी फ्रेश फ्रूट जो कि फ्रोजन ना हो और जो ख़राब ना हो लंच बॉक्स में, वो ज़रूर दें। एंड सिंस बच्चों को आपने एक एक्साइटमेंट देनी होती है, तो जो उनका 4th पार्ट उनका होता है हमेशा उसमें एक ट्रीट होनी चाहिए। Treat can be anything which they like. It can be a small piece of chocolate, a small candy or something. But उसका ये होगा कि अगर तुम अपनी तीनों चीज़ें खा लोगे अपने लंच बॉक्स में, तो ये चीज़ तुम्हें रोज़ाना मिलेगी। So this is a very attractive way of encouraging kids to have a healthy meal, और साथ ही आप उनको एक ट्रीट भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। और बच्चों के लिए बताइएगा कि बच्चे इस मौसम में खेलते भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी स्वेटिंग होती है, तो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीते हैं, तो ये ठीक है उनके लिए?
पानी उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। दूसरा ये कि जो उनकी वाटर बॉटल्स है उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि वो एक बहुत ऐसा सोर्स है, क्योंकि बच्चे बार बार मुंह लगाते हैं, उसकी जो बॉटल की ओपनिंग होती है उस साइड पर ढेर सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो क्योंकि ऑफकोर्स वो बार बार मुंह लग रहा है, तो आपने उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है और उसको हवा में सुखाना है। सो नेक्स्ट डे के लिए वो बॉटल पूरी ड्राइड अप होनी चाहिए, उस पर पुराना पानी या बंद नहीं रहना चाहिए, उसका ढकना खुला होना चाहिए। और पानी आप बच्चों को दें। इस मौसम में तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि गिव देम 2 बॉटल्स। एक बॉटल जो है वो एनीथिंग विच कैन बी अ ड्रिंक, समथिंग जो उनको पसंद है। नींबू पानी हो गया, जूसेस हो गए, कोई ऐसी फ्रेश जूसेस हो गए जो वो मैनेज कर, और एक उनका सादा पानी साथ में होना चाहिए, क्योंकि पानी ऑफ कोर्स वो जी। दूध और दही के हवाले से डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके हवाले से क्या हदायत जारी? वो आप लंच में नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, बॉटल बंद होती है, तो उसमें दूध भी ख़राब हो सकता है और दही भी ख़राब हो सकता है। बट येट अगर बच्चे आप घर पे हैं, शाम में उनका मिल्क शेक बना के उनको दें, उनके लिए कोई स्मूदी बनाए तो उसमें दही डाल दें, तो वो चीज़ें जो बच्चे आसानी से खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मिल्क शेक में क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, दे कैन हैव इट। अच्छा नौशीन साहब, आप ये भी बताइएगा कि मॉनसून तो वैसे थोड़ा स्वेयर वेदर होता है, तो जो ऐसे लोग जिनकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, बिलखसूस जो एस्थमेटिक हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? कौन सी जो फूड्स हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, कौन से खाने चाहिए? अच्छा देखो, अगर जो पेशेंट एस्थमेटिक हैं, चीज़ें जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो बार बार बीमार होते हैं, उनके लिए ना हमेशा से ना उनकी इस फ़ौरन मौसम में नहीं, एटलीस्ट उन्हें पता है कि मानसून इज कमिंग, तो उससे 2 से 3 महीने से पहले वो रिजीम अपनी शुरू कर दें, जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल है, विटामिन बी, B12, विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है। ये चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं ना, एग्ज़ाम की भी हम प्रिपरेशन करते हैं, सो वी नो दैट पोलन सीज़न आ रहा है, या हमें पता है कि ये वाला सीज़न मानसून का सीज़न आ रहा है, तो उससे 2-3 महीने पहले से आप अपनी डाइट में सारी चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर दें। ठीक है जी, ठीक है नौशीन अब्बास साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स बताई कि हमें कौन सी चीज़ मानसून में खानी और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अहम बात है, इस हवाले से आपके साथ भी कुछ डिटेल शेयर करना चाहते हैं, और वो ये कि जी महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से हम तो देख ही रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है, और गुज़िश्ता हफ्ते मज़ीद 21 अशियाए ज़रूरियात जो हैं वो महंगी हुई हैं। महंगाई के साथ बिजली के बिलों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हो रही है, मगर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ये दावा करते हैं जी कि बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि बिजली 77 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हुई है। हालांकि हमने 2 दिन पहले ये खबर देखी, ये खबर सबके सामने भी आई कि बिजली 2 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली के बढ़ते बिल्स की वजह से घरेलू झगड़ों में हम देख रहे हैं जी इजाफा हो रहा है, अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। बिलों के तनाज़े पर अवाम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ शहरों में बिजली के ज़ायद बिलों पर भाई की जानिब से भाई की जान लेने और यहाँ तक कि फिर खुदकुशियों के वाक़यात सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कसूर की तहसील कोट राधा किशन में गुर्बत से तंग एक 38 साला मुनीर ने जब बिजली का बिल देखा तो वो 10,000 रुपये आया। तो ये बिल आने पर उसने घर में झगड़ा किया, मतलब झगड़ा हो गया, ज़ाहिर है बंदा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन के नीचे आकर उसने अपनी जान दे दी। और 2 दिन पहले चिश्तिया में ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जहां 2 भाइयों के दरमियान बिजली के बिल के तनाज़े पर जो एक सब्ज़ी फरोश है, 3 बच्चों के बाप ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। बिल्कुल, ये वाक़या कैसे पेश आया और इस पर क्या अभी तक अपडेट्स हुई हैं? चिश्तिया में हमारे नुमाइंदे मौजूद है, खुरम बताइएगा इस वाक़े की तफसीलात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चिश्तिया की नवाही कॉलोनी है, भट्टा कॉलोनी। यहाँ पर जो है गुज़श्ता रोज़ अजाफी बिल आने की वजह से चिश्तिया का ये नौजवान साजिद नामी, जिसकी उम्र 30 साल है, 3 बच्चों का बाप था, वो जान की बाजी हार चुका है। मैं इस वक्त उनकी रहायशगाह पर मौजूद, मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। उनके बच्चे ने जो है अजाफी बिल आने की वजह से जो है जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी की है, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी माजी बताइएगा। मेरे बेटे ने गोलियां खादियां, पैसे है नहीं सी, बिल भरन तो आवाज़ार सी, पैसे नहीं देते है, जाके गोलियां खा के मर गया। मेरे बच्चे निके निके बच्चे छड़ के मैं इन्हां दा हुण की करा, मेरे को खाण पीण नूं भी नहीं इन्हां नूं दिता जांदा, मैं आप बहुत हार गई हाँ।
अजी ये वालदा है उनकी आपने बात सुनी। उनका कहना है कि बिजली के बिल के पैसे ना होने की वजह से उनके बेटे साजिद ने जो है जहरीली गोलियां खाकर जान की बाजी हार गया, जिसको जो है हालत ख़राब होने की वजह से TH अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर हालत बेहतर ना होने की वजह से रेस्क्यू टीम की और डॉक्टर की जानब से जो है उसे बहावलपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन वो जो है हालत बिगड़ने की वजह से वो जान की बाजी हार गया। जी, ये जो रिपोर्ट किया गया है ये तो एक घर के वाक़े की कहानी है, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो इससे बदतर नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ अपने आप को बर्दाश्त कर लेते हैं। खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इस नहज पर क्यों पहुंचाया गया? हुकूमत वक्त को और हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अपनी मरात में जो इजाफे कर रहे हैं वो इस बात का बिल्कुल नहीं सोचते कि आवाम किस तरह से 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है। और शहरबानो, मैं तो पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि जितनी फ्रीक्वेंटली हम लोग इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई से तंग आकर, तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। माँ बाप खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सोचे कितने बेबस होंगे वो। सही बात। और कितने पिछले दिनों हमने वाक़या रिपोर्ट किया था कि खातून जो हैं वो छलांग लगाकर नहर में नाले में गिर कर जहाँ भाग हो गई। उन्होंने कहा जी 10,000 रुपये की कमेटी डाली थी अपने ऑपरेशन के लिए, लेकिन बिल आ गया तो बिल अदा कर दिया, माओ के जेवर बिक रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत है। खुदारा रहम करें। और हमारे जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, बिलखसूस उनको चाहिए कि वो 1-2 दिन हल्के में जाएं, अपने अवाम से बात करें, उनके मसाइल सुने और अवाम की नब्ज़ कम अज़ कम पता चलती है कि अवाम का मूड क्या चल रहा है और वहाँ पे लोगों पे किस तरह के हालात बीत रहे हैं, ताकि फिर उस हवाले से कानून साजी भी आइन पार्लियामेंट में आकर सही मानों में की जा सके। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि तमाम मुल्क के जितने भी लोग हैं उन सब पर अल्लाह अपना रहम करे और इस तरह के वाक़यात से हमें निजात दिलाए, मुल्क के हालात बेहतर हों, मईशत बेहतर हो, बिल्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएँ। ये हमारी दुआई है। परवरदिगार इस दुआ कबूल करे, क्योंकि हुक्मरानों से तो उम्मीदें वाबस्ता करना मुश्किल ही नज़र आती है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाज़त है। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।